ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि आपको क्या करना है, इंटेक्स क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, तो इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे पेज नंबर 10 पे। पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, उसको दोबारा डिस्कस करेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है ना। उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखा है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, ठीक है ना। हॉट ड्राई डे पे क्यों वो ठंडा ज़्यादा करता है। तो लिखेंगे इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, इसके लिए लिखेंगे कि अ डेजर्ट कूलर cools better on a hot dry day because when hot air enters into the cooler's chamber, ठीक है ना। इस चैम्बर में आती है, it makes contact with the water flowing in the doors of the कूलर, ठीक है ना। इस कूलर के डोर में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके साथ कांटेक्ट में आता है एंड एक्सचेंज हीट, ठीक है। हीट एक्सचेंज कर लेता है और उस एयर में क्या होती है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। तो ड्राई एयर, दैट मीन्स if the air is more drier, then the air will be more cooler when it comes out of the cooler, ठीक है ना। but if air is having moisture content, तो वो कम कूलर की होगी क्योंकि उसमें जो वाटर होगा, जो बाहर का पानी उसका ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, वाले पानी का टेम्परेचर ये वाला अंदर फ्लो हो रहा है वो कम है। तो क्या है, तो जो एक्सचेंज हो रहा है वाटर वो कम होगा, वाटर इसमें एक्सचेंज मतलब उसके साथ मतलब जो हीट एक्सचेंज है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। That's why लिखोगे that's why on a hotter day it cools better, ठीक है ना। तो hotter day में better क्यों कूल कर रहा है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिक्स हो सकता है, इस वजह से जो क्या है आपका जो डेजर्ट कूलर है वो hotter day में ज़्यादा अच्छा कूल करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द वाटर कैप्ड in an earthen pot, that is मटका, become cool during summer। हम पानी मटके में डालते हैं, ठीक है, तो वो ठंडा कैसे हो जाता है, हाउ यू नो क्या होता है बेटा, इसमें इन सब में क्या होता है, पोर्स होते हैं तो क्या होता है कि इन पोर्स के अंदर से थोड़ा थोड़ा जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ सरफेस पे आ जाते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वे इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जब ये इवेपोरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं उस समय क्या करते हैं, ये अंदर के पानी से क्या लेते हैं बेटा, हीट लेते हैं और खुद इवेपोरेट होते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी यहाँ पर क्या हो जाता है, कूल, कैसा रहता है बेटा, ठंडा। समझ में आई होगा, तो इसको लिखेंगे when water is kept in earthen pot, then the particles on the surface of the pot tend to evaporate by taking heat from the water kept inside the pot, ठीक है ना। इतना लिखेंगे, इतना लिख लिया, नहीं लिखा तो इसको रिपीट करके एक बार देखेंगे, ठीक है, इतना लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे when this particle evaporates it causes cooling effect and makes the water cool, ठीक है ना, and makes the water cool during summer। तो समर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये यहाँ पर से जो आउटर मोस्ट हमारे पोर्स से निकले हुए जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा उड़ेंगे, जितने ज़्यादा वो उड़ेंगे, समर जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा उड़ेंगे, उतनी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट यहाँ होता जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रही है। तो अभी बच्चे बोलेंगे तो लीक करने लग जाएगा पानी, इतना नहीं, इतने बड़े पोर्स नहीं होते कि पानी लीक कर जाए, सिर्फ पार्टिकल्स, बहुत जो छोटे अमाउंट ऑफ पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आ पाते हैं, इतने छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। तो क्या होता है
परफ्यूम, परफ्यूम, पेट्रोल और एसीटोन, इनके नेचर कैसा होता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम। किसका? पेट्रोल का, पेट्रोल का, एसीटोन का। एसीटोन जो आपका जो भी क्या कहते हैं नेल पॉलिश रिमूवर यूज होता है उसमें एसीटोन होता है उसमें, ठीक है ना, एसीटोन। और जो आपका परफ्यूम होता है, परफ्यूम भी देखा होगा आपने, उड़ जाता है थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इसका मतलब अगर मान लो कि ये 25 डिग्री सेल्सियस में उड़ सकता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 30+ से ऊपर है, तो क्या होगा अगर मैं कहीं पे अगर ये पेट्रोल पर एसीटोन या परफ्यूम ऐसा करके डालूंगा तो क्या करेगा वो उस पार्ट पे, जिस पार्ट पे वो लगा हुआ है उस सरफेस से सारी हीट क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट और खुद क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा ना बेटा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट कर जाएगा। जैसे इसने हीट को एब्जॉर्ब किया वो कैसा फील होगा, कूलर, देखो ठंडा महसूस होगा ना बेटा। तो ये बात समझ में आ रही है कि जब परफ्यूम डालते हैं हम अपने पाम में तो क्या होता है, हम वी फील कोल्ड। तो लिखेंगे सिंस बॉइलिंग पॉइंट, लिखो बिकॉज, ऐसे लिखो बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल, परफ्यूम एंड एसीटोन इज very low and it takes the heat from our palm and evaporates, ठीक है ना, and evaporates giving a cooling effect on our hand, that's why our palm feels cool, ठीक है ना। बस इतना लिखना है, हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है why we are able to sip hot tea, ठीक है ना, why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup। मतलब एक कप है, इससे अगर आप चाय पी लो, गर्म दूध पी लो, ठीक है ना, और अगर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रॉ लगा दे रहे हो, सॉसर के बोलते हैं, इसके थ्रू पी रहे हो तो क्या हो रहा है, जब आप इसके थ्रू इसको सब कर रहे हो तो खींच रहे होते हो तो क्या होता है बेटा, जो वाटर है उसका क्या हो रहा है, यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है ना बेटा, इसमें इसका प्रेशर कम हो रहा है ना। जैसे इसका प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों जब कम होगा तो हमारे पास जो कम प्रेशर से हमारे पास जो मिल्क आएगा वो कैसा आएगा, ठीक है ना, कैसा आएगा, वो एक थोड़ा सा ठंडा है। अब इसको समझने के लिए काम और करना है। मैंने आपको इवेपोरेशन का प्रोसेस बताया था, ठीक है। इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्टर कब होता है, सबसे पहला इफेक्ट बताया था। पहला इफेक्ट क्या कह रहा था, इवेपोरेशन प्रोसेस इज फास्टर, देखो बुक में देखो चाहे अपनी कॉपी में देखो, एज वी इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसमें मतलब प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर इसको फोर्स से वैसे ऊपर खींच रहे हैं उस समय भी क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जब ये फोर्स से खींच रहा है उस समय भी यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसके जो हीट पार्टिकल्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई जब हम ऐसे स्ट्रॉ से किसी चीज़ को खींचते हैं तो क्या हमें थोड़ी सी ठंडी महसूस होती है, वो ईजिली पी जाती है, और हम डायरेक्ट ऐसे पी रहे हैं तो उतना ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं हो रहा है जितना इसको जब हम ऐसे खींच रहे हैं उस समय पे इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में लिखेंगे, तो वी आर एबल टू सिप हॉट टी एंड मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप बिकॉज देयर इज अ कूलिंग इफेक्ट व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है ना, देयर इज अ कूलिंग इफेक्ट व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है ना। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इवेपोरेशन फास्ट होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा तो कूलिंग होगी, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। अभी मैंने आपको बताया था वी शुड वियर द कॉटन क्लोथ्स। कौन से क्लोथ्स बेटा, कॉटन क्लोथ्स। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज दे हेल्प अस टू प्रिस्पायर फास्टर, ठीक है ना।
ठीक है ना. कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर एंड इट हेल्प्स. देखो बेटा, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन. ठीक है ना. इवेपोरेशन को फास्ट करने के लिए हम कॉटन क्लोथ्स पहन सकते हैं. तो कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाएगा. ठीक है ना. तो कॉटन क्लोथ्स हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं. ठीक है ना. ये बात समझ में आ गई आपको. नेक्स्ट इज आपको एक्सरसाइज देखनी है. ठीक है ना. इससे एक्सरसाइज से पहले यहाँ पर आप समरी के एंड में देखेंगे तो यहाँ पर मेजरेबल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स दे रखी है. तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि मेजरेबल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स क्या क्या है. जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मैंने आपको बताया किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं. एक तो केल्विन में जो इसकी एसआई यूनिट है. इसके अलावा किसमें भी मेजर कर सकते हैं, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट. ठीक है ना. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेम्परेचर के बाद इसका नंबर आता है. टेम्परेचर के बाद नंबर आता है लेंथ का. लेंथ किस में मेजर की जाती है, टेम्परेचर के बाद आती है लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर में. ठीक है ना. लेंथ इज मेजरमेंट. मीटर आपको पता है ना, बोलते हैं इतने मीटर इतने किलोमीटर है. तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. और इसको डिनोट करते हैं के से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल. ठीक है ना. इसके बाद वैल्यू है आपके पास मास है, वेट है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है. इसके बाद मास है, वेट है, वॉल्यूम और डेंसिटी. इनकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे. मास की यूनिट केजी, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, वॉल्यूम की यूनिट होती है ml या फिर लीटर बोल सकते हो, लीटर और मीटर क्यूब में भी आप वॉल्यूम को नाप सकते हो. और डेंसिटी होती है केजी पर लीटर और केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है. केजी पर मीटर क्यूब, दोनों में से कोई भी वैल्यू को यूज कर सकते हो. ठीक है ना. और प्रेशर की यूनिट हमारे यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर पास्कल यूज करेंगे. PRE प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल. ठीक है ना. पास्कल के अलावा एक और यूनिट होती है बार और ATM भी होती है. ATM में एटॉमिक प्रेशर. इसके अलावा एक और यूनिट होती है इसकी mmHg. ठीक है. अभी सिर्फ आप पास्कल के लिए देखेंगे. सिर्फ आपकी यूनिट क्या होती है, पास्कल. इतना याद कर लेंगे, मोर देन इनफ है. अभी बच्चों को डाउट होगा, आगे तो समझ में आ रहा है मास और वेट से अलग कर दिया. ठीक है ना. सॉरी आपने सोचा होगा कि मास और वेट दोनों अलग क्यों लिखते हैं, मास और वेट अलग क्यों लिखते हैं. ठीक है ना. ये सोच रहे कि मास और वेट दोनों अलग क्यों लिखते हैं. ठीक है ना. तो मास और वेट में फर्क क्या है, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मास और वेट में क्या फर्क होता है. मास का मतलब होता है, मास होता है ऑब्जेक्ट का जो कहीं भी चेंज नहीं होता. दैट इज अर्थ पे अगर मास कितना है आपका 20 kg है. ठीक है ना. तो मून पे भी मास आपका कितना होगा, 20 kg ही होगा. ठीक है ना. और आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, आपका मास कितना होगा, 20 kg. क्योंकि मास जो होता है वो बॉडी के फ्री बॉडी का होता है. ठीक है ना. और वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है mg. mg मतलब मास और g मतलब आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट 9 जो इफेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड. ठीक है ना. इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू किसमें आती है, न्यूटन में आती है. किसमें आती है, न्यूटन. क्योंकि एप्सिलॉन m में होता है ना, तो वेट क्या होता है, mg से डिनोट होता है. ये जो होता है वेट आपका अर्थ पे अलग आएगा, अर्थ पे वैल्यू अलग आएगी, मून पे अलग आएगी. और यूनिवर्स में कहीं और चले जाओगे तो वहाँ पर किसी और प्लैनेट में चले जाओगे, फॉर एग्जांपल प्लूटो पे चले गए तो अलग वैल्यू. फॉर एग्जांपल अर्थ पे जो आपका वेट है वो कितना है, वो आपका कितना है, वो आपको मान लो कितना है, 98, आपको मान लो कि 49 है आपका वेट. ठीक है ना. 49 अर्थ पे वेट कितना है, 49. तो आपका मास कितना होगा, आपका मास कितना होगा, मास होता है मास होगा. देखो वेट कितना दिया हुआ है, 49. डब्ल्यू वैल्यू 49 है, मास नहीं पता है, जी की वैल्यू पता है 9.8. ठीक है ना. तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 9.8. 49 के जीरो लगाएंगे, 49 1 जा 49 10 जा 49 2 जा. ठीक है. 49 2 जा 98. कितना आ गया आंसर बेटा, 5 kg. ठीक है ना. तो
तो अगर आपका 5 kg वेट यहाँ पे है, ठीक है ना, 5 kg वेट यहाँ पे है, आपका 549 kg वेट वहाँ दिख रहा है, तो एक्चुअल में आपका मास कितना है 5 kg और 48 क्या है आपका न्यूटन है वेट, ठीक है ना, 48 क्या आपका न्यूटन है वेट, ठीक है ना। न्यूटन का जो अगर यूनिट देखो तो क्या होगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है यूनिट की यूनिट, ठीक है ना, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है मास का वेट डिफरेंस कि मास जो है वो हर जगह अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब अगर मून पे मास देखोगे तो मून का g जो होता है वो अर्थ के g से क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो मास जो वेट मून अर्थ पे है वो मून पे कितना हो जाएगा, वो मून पे कितना हो जाएगा 6 टाइम्स, मतलब अगर अर्थ का वेट को 6 से डिवाइड कर दोगे तो मून पे वेट ऑफ मून आपको मिल जाएगा कि वेट आपका मून पे क्या होगा, ठीक है। अर्थ पे अगर आपका वेट कितना 49 तो मून पे वेट कितना होगा 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 8.1 ठीक है ना, कितना 8.166 यहाँ पे 8.17, ठीक है ना, इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने। तो यहाँ पर यानी कि अगर आपका वेट यहाँ पर कितना 49 न्यूटन था तो मून का आपका वेट कितना है 8.17 न्यूटन, ठीक है ना। फर्क समझ में आ रहा है वेट और मास में, मास कहीं चेंज नहीं होता है, वेट डिपेंड करता है किस पे कि ग्रेविटेशनल पुल कितना है उस जगह का, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो मून का ग्रेविटेशनल पुल 1/6 है अर्थ से, तो वहाँ पर वेट आपका 1/6 है। इसका मतलब मून का अगर आप जाओगे अगर आप जंप मारोगे, अब यहाँ पर अगर आप जंप मारे तो आप 1 मीटर कूद रहे हो, तो जब आप वहाँ जंप मारोगे तो आप कितने मीटर जाओगे 6 मीटर से ऊपर जाओगे, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 मीटर की जंप मार रहे हो तो वहाँ पर कितने मीटर से मारोगे 12 मीटर की जंप मारोगे, ठीक है ना। तो हाई जंप का रिकॉर्ड आप बना सकते हो मून पे अच्छे तरीके से, समझ में आई वाली बात। तो ये सब बात थी क्वांटिटीज के बारे में जो कि हमारे पास दी हुई थी, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखेंगे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है एक टेम्परेचर दिया है केल्विन में, उसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको, उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ठीक है ना, सेल्सियस स्केल में करना है। तो सेल्सियस स्केल में कैसे करते हैं देखो, मैंने आपको बताया था सेल्सियस स्केल से उसको करने में क्या करें, सेल्सियस इज इक्वल टू k माइनस 273, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्चुअली क्या बताया था, k इज इक्वल टू 273 प्लस c, लेकिन जब आपको c निकालना है तो मैं 273 को क्या करूंगा, 273 को क्या करूंगा, 273 को क्या करूंगा इधर ले जाऊंगा, तो ऐसे मेरे पास k इक्वल टू k माइनस 273, ठीक है ना। तो केल्विन में जो भी वैल्यू दी है वो यहाँ पर डालूंगा तो मुझे सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी। पहले पार्ट में केल्विन की वैल्यू कितनी दी है 293 दी है, 293 माइनस 273 हुआ, आंसर आ जाएगा मेरा कितना 20 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा पहले का आंसर। समझ में आया बताइए बात, समझ में आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने कर चुका। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आपको कितना दिया है 470 करना है, फिर से सेल्सियस में निकालना है, 470 आपको वैल्यू दी है, इसमें से क्या माइनस करना है 273 माइनस करना है, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, ठीक है ना। उसके बाद 7 क्या है 6 हो गया, 6.7 की मतलब 9, ठीक है ना, 4 में से 3 लेकर के बिल्कुल बराबर है, लेकिन 197 डिग्री सेल्सियस तो आप कैसे बोल सकते हो 470 केल्विन बोल सकते हो, 470 केल्विन, ठीक है ना। 20 डिग्री सेल्सियस पहले का, दूसरे का 197 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर इनटू केल्विन स्केल। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है कि केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, सेल्सियस में दिया है और केल्विन में दिया है, जैसे इसका उल्टा करना है, ठीक है ना। उल्टा करना मतलब आपको k की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या रखना है c रखना है, 273 प्लस c करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी k की। तो कितना दिया बेटा, सिर्फ 25 दिया है, 273 प्लस करेंगे आपको 25 ऐड करेंगे कितना जाएगा बेटा 298 केल्विन, ठीक है ना। पहले का आंसर आ गया 298 केल्विन। सेकंड पार्ट क्या जाएगा आपको 373 कितना बेटा 373 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो सेल्सियस में वैल्यू है उसको प्लस कर देंगे 273 प्लस करेंगे, प्लस कितना आ गया 326 7 2 14 ऊपर गया और यहाँ पर 646 केल्विन जो है आपका आंसर है, यानी 373 डिग्री सेल्सियस को आप कर सकते हो 646 केल्विन। समझ में आ रही है बात, इतना समझ में आया बेटा आप लोगों को,
ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ऑलरेडी मैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला बता चुका हूँ, उसमें क्वेश्चन करा चुका हूँ। बेशक अगर करना है वैल्यू डालना है, मैथ करना नहीं है, मैथ तो आपको आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, सॉल्व करना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, छोटी क्लासेस से करते हुए ऑलरेडी आया, ठीक है ना। नेक्स्ट गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी, उसके रीजंस बता दें। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट हैविंग लीविंग एनी सॉलिड। तो मैंने आपको बताया था नैप्थलीन बॉल्स और कैम्फर क्या होते हैं, उनके पास की प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन की, सब्लिमेशन। दैट मीन्स जैसे ही हीट इनको मिलती जाएगी सराउंडिंग से, व्हेनेवर हीट कम्स दे कॉन्टैक्ट कम टू द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो क्या होता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से किसमें, सॉलिड से किसमें, गैस में, ठीक है ना। दैट मीन्स यू विल राइट नैप्थलीन बॉल्स sublimes, ऐसे बोलते sublimes from solid state to gaseous state, ठीक है ना, by taking heat from the surroundings, ठीक है ना। इतना लिखोगे और आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट रीजन क्या होगा आपका, नेक्स्ट रीजन बी पार्ट क्या है, we can get the smell of perfume sitting 7 meters away। क्या है, क्यों ऐसे कुछ परफ्यूम के फ्रेंड्स कहीं कुछ सुन सकते हैं, क्योंकि there is a characteristics of particles of matter। क्या है characteristic of particles of matter, कौन सी characteristic है, that particles of matter are continuously moving, they are continuously moving, because particles of matter are continuously moving, that's why when the fragrance of perfume mixed in air, it reaches to us while sitting several meters away, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करोगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हमें पता है सॉलिड का फोर्स सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम लिक्विड का, उससे कम गैस का। गैस को सबसे पहले लिखेंगे, उसका फोर्स सबसे कम होगा, फिर उसके बाद लिक्विड लिखूंगा, फिर सॉलिड लिखूंगा। सबसे पहले गैस का नाम लिखेंगे, गैस कौन सी चीज है हमारे पास तीन चीजें हैं, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। गैस कौन सी है हमारे पास, ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना पूरा आप लिखो, मैंने ऐसे लिख दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन, इसका लेस देन है वाटर, ठीक है ना। वाटर क्या है इसमें, लिक्विड है, तो पहले गैस फिर लिक्विड और लास्ट में लिखेंगे हम जो सॉलिड होगा इसमें, क्या है वो, शुगर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स में होगा, शुगर, ठीक है ना। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग मींस पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, आपको पता है वाटर क्या होता है, जीरो के बाद वाटर बन जाता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और कब तक रहता है लिक्विड कब तक रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद क्या होता है, ये गैस में होता है, और इससे पहले क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना, ये तो पता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या बताऊंगा, इट इज लिक्विड, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो वही आंसर जो मैंने आपको बताया था, कैन नॉट से, ठीक है, हम नहीं बता सकते। और 100 पे भी क्या कर सकते हैं, हम नहीं बता सकते, बिकॉज वी डोंट नो, कांट से, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट लिखोगे, बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ fusion is unknown, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अननोन, ठीक है ना। कि क्या उसके पास है या नहीं है हमें नहीं पता, दैट्स व्हाई 0 पे और 100 पे जो कि
डिसाइडिंग पॉइंट है, हम नहीं बता सकते कि इसकी स्टेट कैसी होगी, ठीक है ना। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसमें होगी, वेपोराइजेशन होगी तो ये गैस होगा, नहीं होगी तो लिक्विड होगा। इस पे अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्यूजन होगी तो लिक्विड होगा, नहीं होगी तो ये सॉलिड होगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है ना। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, करा चुका हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा था हमने। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई, अगर दो रीजन देने हैं जस्टिफाई करने के लिए। क्या? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर कैसा है? रूम टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। वाटर हमारा कैसा होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। तो हम देखते हैं वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कैसे होता है। इसके लिए क्या है, हमें 2 रीजन चाहिए। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि जो रूम टेम्परेचर है उस टाइम पे वाटर किस कंडीशन में होता है? लिक्विड में होता है। क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 से 100 होता है, यानी कि 100 से कम है तो यानी वो लिक्विड ही होगा, ठीक है ना। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है? सॉरी, हाँ, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है? मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो दैट मीन्स एट रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? वाटर का टेम्परेचर दैट इज बिटवीन its melting and boiling point, that's why it is in liquid form, ठीक है ना। और अगर ऐसे है, the force of attraction between the particles is such that it can easily flow and also has a proper volume, ठीक है ना। ये आपके 2 रीजंस हो गए, ठीक है ना, कि वाटर लिक्विड क्यों नहीं है। अगला क्या है? एन आयरन एल्यूमिना इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन एल्यूमिना सॉलिड क्यों है? बिकॉज उसके पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स कैसे हैं? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। पहला तो रीजन ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, जिसकी वजह से क्या है? उसके पार्टिकल्स के पास डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कैसे फॉर्म में होता है? वो सॉलिड फॉर्म में। दो रीजन ये होगी कि पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल्स की डेफिनेट शेप होती है। इस वजह से क्या है? वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से हमें इसकी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature, ठीक है। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 273 केल्विन, बात एक ही है, ठीक है ना। इस समय पे वाटर क्या होता है? अब मैंने बोला है कि अगर मेरे पास आइस होगी 273 पे, तो उसका कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। वाटर जो मेरा होगा, अगर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में होगा कितने पे? 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होगा, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसके पास क्या होगी? लेटेंट हीट, जो उसकी लेटेंट हीट जो है एब्जॉर्ब कर चुका होगा, मतलब ऑलरेडी एक हीट इसने एक्स्ट्रा अंदर ले ली है। दैट मीन्स इसकी इफेक्टिव कूलिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी कूलिंग कम हो जाएगी ना, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी हीट ले चुका है, और ये कहाँ है? इतनी हीट अभी और ले सकता है ये कन्वर्ट होने में, तो यानी कि इसके पास इतनी और हीट लेने की कैपेसिटी, दैट मीन्स का कूलिंग इफेक्ट इतना लेटेंट हीट के बराबर ज़्यादा है। समझ में आया वाली बात आपको? इसलिए क्या है कि 273 केल्विन पे आइस जो मोलिक्यूल होती है वाटर में होता है। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से हाथ कम जलेगा, जो वाटर आपका होगा उससे हाथ कम जलेगा, और स्टीम से कैसा होगा? हाथ आपका ज़्यादा जलेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके पास क्या होगा? एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसमें होगी, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसमें होगी, और वो डबल इफेक्ट करेगा हमारे हाथ पे। तो इसकी हीट लग रही होगी 100 डिग्री सेल्सियस पानी की, उसके पास लेटेंट हीट भी है उसकी, वो भी लग रही होगी। पानी की सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस की हीट है, लेटेंट हीट नहीं है उसकी, इसलिए उसकी हीट हमें हाथ पे नहीं लगती। दोनों बात समझ में आ रही है यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखी है। तो इसको लिखना है आपको
बिकॉज आइस डजंट हैव या आइस कैन हैव लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है ना, एंड लिक्विड ऑलरेडी हैज दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट्स व्हाई द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन वाटर। ठीक है ना, ये हीट और ले सकता है, ये वाली हीट इसमें ऑलरेडी है, इस वजह से क्या है, इस वजह से क्या है, उसकी कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, आइस की और वाटर की कूलिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। ये बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अभी मैंने डिस्कस किया था, जस्ट वही है, इसको लिख दोगे आप, स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स बिकॉज़ स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कनेक्ट हो गया। नेम ए बी सी डी एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द चेंज इन स्टेट। आपको चेंज स्टेट होने में इसको लिखना है, वाला डायग्राम ऑलरेडी कर चुके हो। ए क्या होगा आपका, सॉरी से लिक्विड जाने के लिए क्या होता है, ठीक है ना, मेल्टिंग लिखते हैं, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए मेल्टिंग लिखते हैं। तो ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना, ये आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ए बी सी डी एफ इसको करेंगे, कल क्लास में ग्रुप एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।